हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है आपका BSOC 133 का है और इसमें यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ब्लॉक जो फर्स्ट है वो यूनिट 3 के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो लास्ट यूनिट है वो है वर्ग एवं वर्ग संघर्ष ब्लॉक 1 का, जो कि कार्ल मार्क्स के ऊपर है। ठीक है ना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं वर्ग एवं वर्ग संघर्ष। और ये मैं ये बता दूंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर, आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं और उसमें इनको ना पढ़ें, इनके बारे में क्वेश्चन ना आए तो हो ही नहीं सकता। समाजशास्त्र इनके वगैरह अधूरा है, कुछ नहीं है। तो कार्ल मार्क्स में कार्ल मार्क्स द्वंद्ववाद, ठीक है ना, और वर्ग एवं वर्ग संघर्ष, पूंजीपतियों के बीच में वर्ग संघर्ष क्या होता है, ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिर्फ कार्ल मार्क्स में। ठीक है। तो चलिए आइए इसमें आज देख लेते हैं कि आखिर वर्ग संरचना क्या है। ठीक है। फिर वर्ग निर्धारण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, समाजों का वर्गीकरण, वर्गों का उदय कैसे हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है पूंजीवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष की तीव्रता, वर्ग संघर्ष की क्रांति। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पहले भी कार्ल मार्क्स के 2 यूनिट मैंने पढ़ाई, 1 और 2 पढ़ाया। ठीक है ना। ये 3 यूनिट है। तो मैंने ये कहा था कि फर्स्ट वाले में कार्ल मार्क्स के बारे में जान लीजिए और द्वंद्ववाद जान लीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वंद्ववाद, भौगोलिकवाद, वो वेरी इंपॉर्टेंट था। ये जो यूनिट आपकी है, ये पूरी यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए, वर्ग संघर्ष की क्रांति, वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के बीच जो एक तीव्रता देखने को मिलेगी, वर्गों का उदय कैसे हुआ, मार्क्स की अलगाववाद की धारणा क्या है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट इसमें है। तो चलिए आइए फिर हम शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इस यूनिट में जो है इकाई में मार्क्स द्वारा प्रयुक्त वर्ग की अवधारणा को पढ़ेंगे। ठीक है ना। किन किन परिस्थितियों में, किन आधारों पर, किन जन समूहों को वर्ग कहा गया। ठीक है। बहुत सारे वर्गों का उदय हुआ, सभी के नाम अलग अलग हैं, तो वो जन समूहों के आधार पे हो गए। जिन परिस्थितियों में जिन वर्ग का जन्म हुआ, उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर उन वर्गों का नाम पड़ गया है। ठीक है ना। तो विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्ष क्यों और कैसे हुए, ये भी इसमें हम देखेंगे। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी समाज के इतिहास में वर्ग संघर्ष और उनके आधार पर किए गए समाज के वर्गों का वर्गीकरण किया जाता है, तो पूंजीवाद व्यवस्था के अंतर्गत वर्ग संघर्ष जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि पूंजीवाद के अंतर्गत जो है वर्ग संघर्ष कैसे होता है, और इसमें हमने वर्ग संघर्ष एवं क्रांति की चर्चा करेंगे। तो वर्ग संरचना सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है पहले वर्ग को समझना। ठीक है। तो अंग्रेजी का जो शब्द क्लास है, ठीक है, अर्थात वर्ग जिसको कहते हैं, उद्भव मतलब वर्ग का जो उद्भव है, वर्ग का जो विकास है, वो लैटिन शब्द क्लासिस से हुआ है। अंग्रेजी में हम वर्ग को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, लेकिन लैटिन शब्द के क्लासिस से हुआ है। ठीक है। क्लासिस शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के सशस्त्र समूह के लिए किया जाता था। ठीक है। सशस्त्र समूह के लिए, यानी जहां पे बहुत सारे लोग होते थे उनके समूह के लिए किया जाता था। प्रसिद्ध रोमन राजा सर्वियस टूलियस के शासन में रोमन समाज संपत्ति के आधार पर 5 वर्गों में विभक्त था। तो वहां से ये वर्ग शब्द प्रचलन में आया और आगे चलकर वर्ग शब्द का प्रयोग मानव समाज के बृहद समूहों के लिए किया जाने लगा। तो एक ऐसा बृहद समूह जिसको आगे चल के वर्ग में बांटा गया, वही वर्ग कहलाता है। ठीक है। तो मार्क्स के अनुसार वर्ग पूंजीवाद समाज की एक बेजोड़ विशेषता है, क्योंकि ये जो प्रसिद्ध रोमन राजा वहां के थे, उनके संपत्ति के आधार पर 5 वर्गों में उनके संपत्ति को जो है वर्गों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूंजीवाद की विशेषता है ये, पूंजीवाद में ये देखने को मिलता है। और यही कारण था कि मार्क्स ने पूंजीवाद समाज के अलावा किसी अन्य तरह के समाज में वर्ग संरचना तथा वर्ग संबंधों का अध्ययन नहीं किया। तो मार्क्स ने जो है वर्ग का अध्ययन जो किया, वर्ग संरचना का अध्ययन किया, वो किसमें किया, वो पूंजीवाद के अंतर्गत किया, पूंजीवाद समाज में किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखना होगा कि जो वर्ग की संरचना हुई है, वर्ग का एक विभाजन हुआ है, वो पूंजीवाद के अंतर्गत हुआ है। ठीक है। ओके चलिए। तो यहाँ पे वस्तुतः समाजशास्त्र में मार्क्स के योगदान को वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र कहा जाता है। ठीक है ना, मार्क्स को। और इसका अर्थ यह हुआ कि मार्क्सवादी चिंतन एवं दर्शन के किसी भी अध्ययन के लिए हमें वर्ग की मार्क्सवादी धारणा को समझना आवश्यक है। और मार्क्स ने अपनी संपूर्ण कृतियों में सामाजिक वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की, लेकिन इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती है, क्योंकि मार्क्स ने वर्ग संरचना की जो भी
महत्वपूर्ण एवं विशद यानी बहुत बड़ी व्याख्या की वह उसकी प्रसिद्ध कृति कैपिटल के तीसरे भाग में है। कैपिटल यानी अर्थशास्त्र मार्क्स की लिखी हुई कृति है, और उसके तीसरे भाग में वर्ग के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। ओके, क्लियर हुआ। सामाजिक वर्ग के शीर्षक के अंतर्गत मार्क्स ने आय के 3 स्रोतों से संबंधित 3 विभिन्न वर्गों को अलग अलग किया था। यानी मार्क्स ने सामाजिक वर्ग जो एक शीर्षक, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका सामाजिक वर्ग नाम रखा, शीर्षक रखा, हेडिंग रखी, और उन्होंने आय के जो सैलरी होती है, जो आय मिलती है, उसके 3 स्रोतों से 3 वर्गों का अध्ययन, यानी आय के आधार पर 3 वर्गों को उन्हें विभाजित किया, आय को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, अब ये वर्ग कौन से थे? तो पहला था साधारण श्रम शक्ति पर निर्भर रहने वाले श्रमिक जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत श्रम है। तो पहला आप कह सकते हैं साधारण श्रम शक्ति, सीधा कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा कि ऐसे साधारण श्रमिक जो अपने श्रम पर ही निर्भर रहते हैं, जिनका जीविकोपार्जन किससे चलता है? श्रम के आधार पर चलता है, यानी कमाने के लिए उनको श्रम को बेचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, तब वो पैसे लाते हैं तो वो खाना खाते हैं। तो ये हो गया साधारण श्रम शक्ति। ठीक है, फिर दूसरा उन्होंने जो वर्ग बनाया वो था पूंजीपति जिनकी आय का मुख्य स्रोत अतिरिक्त मूल्य अथवा उत्पादन से होने वाला लाभ है। तो दूसरे वर्ग में उन्होंने पूंजीपत को रखा और साथ में उनकी उस आय को रखा जिससे मान लीजिए वो जो श्रमिक हैं वो श्रम करते हैं, लेकिन उससे जो उत्पादन होता है और उत्पादन से जो होने वाला, क्योंकि श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा पैसा पूंजीपति रखते थे, और मार्क्स इसी के तो खिलाफ थे ना। तो जो उत्पादन होता था उससे जो पैसे मिलते थे, जो लाभ मिलता था, वो पूंजीपति अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखते थे। तो उन्होंने इनको दूसरी श्रेणी में रखा। ठीक है, और तीसरी श्रेणी थी भूमिपति जिनकी आय का मुख्य स्रोत भूमि का किराया होता था। तो भूमिपति को भी इन्होंने रखा क्योंकि पूंजीपति होते थे, जहां पे बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, जहां पे अपना उद्योग स्थापित करते थे, या जहां पे वो खेती करवाते थे, वो जमीन किसकी होती थी? भूमिपति की होती थी। यानी कि एक तरह से आप किसान कह लीजिए, बहुत से जमींदार हुआ करते थे, उन लोगों की हुआ करती थी। तो उनका आय का मुख्य स्रोत सिर्फ वही भूमि हुआ करता था, तो वो भी बहुत महंगे दामों में भी दिया करते थे। ठीक है ना, तो ये 3 प्रमुख जो है वर्ग थे, उसमें कार्ल मार्क्स ने रखे हैं। किसमें? अपने सामाजिक वर्ग के अंतर्गत एक असाधारण श्रम शक्ति, दूसरा पूंजीपति जिसका उत्पादन से होने वाला लाभ मुख्य स्रोत होता था, और तीसरा भूमिपति होता था। ठीक है, जिसका मुख्य स्रोत भूमि का किराया होता था। तो इस प्रकार आधुनिक पूंजीवाद समाज की वर्ग संरचना में 3 मुख्य वर्ग हैं: वेतनभोगी, श्रमिक अथवा कामगार, पूंजीपति तथा भूमिपति। ठीक है ना, तो वेतनभोगी श्रमिक एक हो जाएंगे अथवा कामगार, यानी वेतनभोगी कह लीजिए, श्रमिक कह लीजिए, कामगार कह लीजिए, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, श्रम बेच के जो कमाता है, अपना जीविकोपार्जन करता है, वो आ जाता है इसके अंतर्गत। फिर दूसरा क्या हो जाता है? पूंजीपति हो जाता है, और तीसरा भूमिपति हो जाता है। तो 3 वर्गों में इन्होंने बांटा था। ये 3 वर्ग आपको याद रखने होंगे और ये 3 वर्ग को आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ठीक है, तो मोटे तौर पर समाज 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पूंजीपति, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था, कभी कभी बुर्जुआ भी यूज किया जाता है एग्जाम में, तो इस शब्द को, इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, किसको? बुर्जुआ वर्ग को माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो बुर्जुआ वर्ग का मतलब ही होता था पूंजीपति वर्ग। ठीक है, और इसके पास भूमि अथवा पूंजी, फैक्ट्री जैसे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता था। तो सीधी सी बात, इनके पास भूमि भी होती थी, फैक्ट्री होती थी, पैसा होता ही था, इसीलिए पूंजीपति कहलाए ही जाते थे। जितने भी उत्पादन के साधन जो होते थे, जिनसे उत्पादन किया जाता था, वो सभी पे इनका अधिकार होता था। दूसरा जो वर्ग था वो होता था सर्वहारा वर्ग। ठीक है, क्या होता था? सर्वहारा वर्ग, जिसके पास अपनी आजीविका के लिए श्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं होता था। तो दूसरा वर्ग क्या हो जाता था? सर्वहारा वर्ग हम कह सकते हैं। पहला पूंजीपति बुर्जुआ वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग, यानी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ श्रम होता था, मेहनत होती थी, और वो उसको बेचते थे, उसके बदले में पैसे कमाते थे और उससे अपना जीविकोपार्जन करते थे, पेट पालते थे। ठीक है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पर समाज का अगर बात की जाए सामाजिक वर्ग की, तो 3 होते हैं, लेकिन समाज के अगर 2 वर्ग की बात की जाए तो फिर 2 होते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार, पूंजीपति और एक श्रमिक। ठीक है, तो मार्क्स ने सामाजिक वर्ग की सुनिश्चित परिभाषा देने का प्रयास किया, और उनके अनुसार किसी भी सामाजिक वर्ग का उत्पादन की प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान होता है। ठीक है, ओके, चलिए
वर्ग निर्धारण के मुख्य आधार क्या थे? वर्ग का निर्धारण तो उन्होंने कर दिया, वर्ग को तो उन्होंने बांट दिया, लेकिन अब उसके मुख्य आधार क्या थे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो वर्ग और वर्ग संरचना की विशद विवेचना यानी कि बहुत बड़ी विवेचना से पूर्व, विस्तृत विवेचना से पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि वर्ग कैसे बनते हैं और इसके निर्धारण के प्रमुख आधार क्या है। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो सभी मानव समूह वर्ग नहीं कहे जा सकते, मतलब पूंजीपति जो है, सभी जो मानव समूह है उसको हम वर्ग नहीं कह सकते। तो किस मानव समूह को वर्ग कहा जाए, किसे कहा जाए, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो मार्क्सवादी संदर्भ में किन मानवीय समूहों को वर्ग कहा जा सकता है और किन समूह को वर्ग नहीं कहा जा सकता है, ये उन्होंने डिफाइन किया है। तो किसी भी सामाजिक वर्ग के निर्धारण में दो प्रमुख आधार होते हैं, एक वस्तुपरक आधार होता है, दूसरा स्वचेतना परक आधार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब किसी सामाजिक वर्ग के निर्धारण के लिए किन दो प्रमुख प्रमुख आधारों को लिया जाता है, किसी सामाजिक वर्ग के निर्धारण के लिए किन दो प्रमुख आधारों को लिया जाए, तो वो दो आधार होते हैं, वस्तुपरक आधार और दूसरा होता है स्वचेतना का आधार। तो वर्ग को समझने के लिए इन आधारों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो वर्ग के आधार को आप कैसे समझेंगे, या कार्ल मार्क्स के वर्ग के आधार को किस तरह से समझेंगे, उसके दो आधार कौन कौन से हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर फिर इसी में लिखना होगा, ठीक है ना। ओके, तो वस्तुपरक सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव आधार, तो यहां पर देख लेते हैं कि उत्पादन के साधनों के साथ जब व्यक्तियों के समान संबंध होते हैं तो ऐसे समूह को वर्ग कहा जाता है। अब देख लीजिए, उत्पादन के जितने भी साधन हैं और उन साधन पर जब सभी व्यक्तियों का समान स्वामित्व होता है, समान अधिकार होता है, समान रिलेशन होता है, समान संबंध होता है, एक तरह का ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया जाता, तो ऐसे समूह को वर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब इसे समझने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कृषि व्यवस्था में सभी खेतिहर मजदूरों के भूमि तथा भूमिपतियों से एक जैसे संबंध होते हैं, क्योंकि जो खेती होती है, जो कृषि व्यवस्था होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसमें खेतिहर जो मजदूर होते हैं उनके जो भूमि होता है, तो भूमि तथा भूमिपतियों से एक संबंध होता है, क्योंकि जो भूमि होती है वो भूमिपतियों की होती है, तो दोनों का संबंध जो हो जाता है वो एक ही हो जाता है। और उसी तरह भूमिपतियों से भूमि तथा खेतिहर मजदूरों से एक समान संबंध होते हैं। जो भूमिपतियों के भूमि होता है और जो खेतिहर जो उसमें खेत करने वाले मजदूर होते हैं उनका एक संबंध होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दो वर्ग हैं, यानी एक और श्रमिक वर्ग और दूसरी ओर भूमिपति वर्ग हो जाता है। तो एक जहां पे खेती की जाती है कृषि व्यवस्था में, जो खेत होता है, मजदूर होते हैं, वो एक वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया। और दूसरा वर्ग जहां पे खेती की जाती है, जिस भूमि पे खेती की जाती है, तो वो भूमिपतियों का होता है, तो भूमिपति वर्ग हो गया। तो यहाँ पे अब दो वर्ग निकल के आ गए, ठीक है, श्रमिक वर्ग और भूमिपति वर्ग। लेकिन मार्क्सवादी संदर्भ में वर्ग निर्धारण के ये संबंध पर्याप्त नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ग निर्धारण का आ जाता है कि आप किस तरह से मार्क्सवाद में, मार्क्स ने किस तरह से वर्ग निर्धारण किया है, क्या क्या आधार दिए हैं, तो यही आंसर आपको लिखने होंगे। तो इस संदर्भ में मार्क्स का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, कि वर्ग अपने आप में वर्ग होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उस पर सचेत वर्ग होना चाहिए। इससे क्या अभिप्राय है? वर्ग अपने आप में वर्ग होना पर्याप्त नहीं है, उस पर एक सचेत वर्ग होना चाहिए। सचेत वर्ग का मतलब क्या है, तो इसको अब समझ लेते हैं। तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्ग के वस्तुपरक आधार ही उसके अपने आप में वर्ग होने का निर्धारण होते हैं। तो वर्ग का अपने आप में वर्ग होने को किसी की सामाजिक वर्ग का वस्तुपरक आधार माना जा सकता है, जैसे कि अभी हम ऊपर खेत और भूमिपत का देख के आए हैं, ठीक है ना। तो मार्क्स ने वर्ग की परिभाषा करते समय केवल वस्तुपरक आधारों को ही वर्ग का पूर्ण आधार नहीं माना, अपितु उन्होंने वर्ग के दूसरे प्रमुख आधार अर्थात स्वचेतना परक आधार को भी समान रूप से महत्व दिया। तो एक तो हो गया हमारा यहाँ पे वस्तुपरक आधार, अब दूसरा यानी कि ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया स्वचेतना परक आधार यानी सब्जेक्टिव। तो किसी भी समाज में अनेक समूह होते हैं और यदि इन समूहों को हम पहले आधार पर ही वर्ग मान ले तो ऐसे वर्ग ना होकर केवल संवर्ग यानी कैटेगरी हो जाते हैं। तो वर्ग निर्धारण में स्वचेतना परक आधार अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, मतलब किसी भी वर्ग में सदस्यों के उत्पादन साधनों से न केवल एक से संबंध होते हैं, अपितु उनमें से इस बात की जागरूकता या वर्ग चेतना पाई जाती है कि वे एक ही वर्ग के सदस्य हैं। तो मान लीजिए जो भी उत्पादन किया जाता है, जो भी वहां पे एक तरह से पूंजी लगाई जाती है, जो भी पैदावार की जाती है, उस पर न केवल एक व्यक्ति का संबंध हो बल्कि सभी का, वहां पे वर्ग के जितने भी सदस्य हैं,
चाहे वो मजदूर हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे भूमिपति हो, सभी का संबंध हो तो वो स्वचेतना परक आधार कहलाता है। ठीक है। तो वर्ग के बारे में यह भी एक चेतना कि वे एक ही वर्ग के सदस्य हैं, किसी भी वर्ग के सदस्यों को सामाजिक क्रिया है संगठित करने का आधार बन जाती है। तो एक वर्ग का मतलब जैसे आप यहाँ पे उत्पादन को ले लीजिए, कृषि को ले लीजिए, कृषि को लिया ही गया है क्योंकि मार्क्सवाद का पूरा जो वर्ग सिद्धांत है वो कृषि और पूंजीपतियों के ऊपर आधारित है। तो कृषि को यहाँ पे एक वर्ग के रूप में ले लिया गया और उसकी सामाजिक क्रिया है संगठित करने का आधार बना दिया। तो अपने वर्ग हित के लिए संगठित प्रयास करने में वर्ग चेतना मार्क्स के शब्दों में सही वर्ग चेतना है। ठीक है। और इसी को मार्क्स की सचेत वर्ग माना जाता है। मार्क्स ने सचेत यानी क्लास फॉर इटसेल्फ माना है। ठीक है। ओके। तो ये हो गया मार्क्स की एक आधार या वर्ग को किस तरह से समझा जाए। क्वेश्चन बन जाता है वर्ग निर्धारण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार से, तो आपको यही लिखना होगा। ठीक है। सामाजिक वर्ग के दो पंक्तियों में परिभाषित कीजिए और जस्ट अभी ऊपर हम सामाजिक वर्ग जो है वो देख के आ ही रहे कि सामाजिक वर्ग क्या कहलाता है, पूंजीपति और किसानों के बीच का जो वर्ग होता है। ठीक है। ये देखिए वर्ग निर्धारण के दो कौन से आधार होते हैं, तो अभी जस्ट ऊपर देख के आ रहे हैं सब्जेक्टिव वस्तुपरक और एक होता है स्व। तो एक देख के आ रहे हैं वस्तुपरक, दूसरा स्वचेतना परक। ठीक है ना। ओके। अब ये हम नहीं देखेंगे, ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा सा इसे एक नजर देख लीजिए दास अवस्था क्या कहलाती, कभी कभी टिप्पणी करने के लिए भी आ जाता है। तो दास अवस्था में आदिम औजारों को परिष्कृत किया जाता था, बनाया जाता था। पत्थर और लकड़ी के औजारों का स्थान पर कांसे लोहे के औजारों ने ले लिया था। और इसी अवस्था में बृहत स्तर पर कृषि का, पशुपालन का, जो खान उद्योग थे यानी कि हस्तकला जैसी विधियों का विकास हुआ। उत्पादन की तकनीकी जानकारी, उत्पादन की शक्तियों के विकास के कारण उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन आए। लोग खेती वगैरह करने लगे हैं ना, ठीक है ना, कृषि करने लगे। और मालिक और गुलामों उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और उत्पादन के साधनों पर पूर्ण स्वामित्व था मालिकों का, और गुलाम जो थे वो सिर्फ खेती किया करते थे। तो मालिक गुलामों को उत्पादन का सिर्फ इतना ही हिस्सा देते थे जिससे उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके, वो भूख से मर न जाए, काम करते रहे, बस यही दास अवस्था कहलाती थी। और इस प्रकार मानव इतिहास में प्रथम बार मनुष्य के शोषण का इतिहास प्रारंभ हुआ और इसी के साथ वर्ग संघर्ष इतिहास भी अस्तित्व में आया। यानी एक ऐसा वर्ग जो अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। ठीक है ना। ओके। और समय के साथ साथ उत्पादन की शक्तियों का विकास भी हुआ। उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ने की प्रक्रिया में दास प्रथा एक बाधा प्रतीत होने लगी। उत्पादन की नई शक्ति उच्च उत्पादन के उद्देश्य से प्रेरित थी। इसके लिए उत्पादन के उपकरणों पर बेहतर होना, यानी कि क्रांति जिसको बोलते हैं, एक औद्योगिक क्रांति आई। उत्पादन के नए नए तरीके खोजे जाने लगे। जिन लोगों को गुलाम बनाया गया था उन पर अब कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उनसे कोई काम नहीं लिया जाना था, उनमें कोई सुधार होने वाला नहीं था। और समय के साथ साथ में मालिक वर्ग और दास वर्ग में वर्ग संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच गया, जिसके फलस्वरूप दास क्रांतियां हुई। ठीक है। तो क्रांति के बारे में आता है तो आपको यही चीज यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है। और यहाँ पर पड़ोसी जनजातियों के आक्रमण के साथ इन क्रांतियों के फलस्वरूप दास प्रथा की जड़ें हिल गई और एक नई अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ जिसे मार्क्स ने सामंतवादी अवस्था कहा। तो यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है कि सामंतवादी अवस्था किसे कहते हैं कार्ल मार्क्स की नजरों में, तो आपको यही लिखना होगा। तो सामंतवाद शब्द को फीफे की संस्था से लिया गया है और फीफ जागीर को कहते हैं, जो कि भूमि संपत्ति का एक टुकड़ा होता था। और यहाँ पर वही चीज होती है कि भूमि संपत्ति पर टुकड़े पे पूरा भूमि स्वामी का आधिपत्य होता था, पूंजी जो वादी होते थे उनका आधिपत्य होता था, सिर्फ उसमें काम करने वाले लोग जो होते थे वो श्रमिक होते थे। ठीक है ना। तो मध्य युग में शासकों ने इस प्रथा को शुरू किया। इसके अंतर्गत शासक अपने अधीनस्थ समूहों में सैन्य सुविधाएं लेकर इसके बदले में उन्हें भूमि देते थे और यह संबंध संपत्ति अथवा फीफ जागीर के हक के रूप में अभिव्यक्त होता था। ठीक है। और उन्हें कानून की मान्यता मिली हुई थी और शासक अपने अधीनस्थ के लिए न्यायालय लगाते थे जहां वे झगड़े का निपटारा करते थे। कानून एवं प्रथाओं का जब उल्लंघन होता था तो उन्हें वो दंड देते थे। और यही न्यायालय एवं प्रशासनिक निकाय भी था जो कि कर लगाता था और सैन्य बल का भी गठन करता था। भूमिपति कृषक वर्ग पर नियंत्रण रखते थे। जो भूमिपति होते थे जमींदार जागीरदार जो कहलाए जाते थे। ठीक है ना। और 12वीं शताब्दी तक भूमि के किराएदार किसानों एवं अन्य शासकों भूमिपतियों का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ गया। यही सामंतवादी व्यवस्था कहलाता है। ठीक है। ओके। भूमिपतियों का किसानों पर, श्रमिकों पर
अपनी नकेल कस के रखना ही सामंतवादी व्यवस्था है। फिर सामंतवादी अवस्था में उत्पादन की शक्तियों का विकास था। मनुष्य ने इस अवस्था में मानव श्रम के अतिरिक्त ऊर्जा अर्थात अजैविक शक्ति के स्रोत का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जल आग वायु इनमें प्रमुख थे। कारीगरी का विकास हुआ, नए औजार और मशीनों का आविष्कार हुआ। पुराने औजार और जो मशीनें थी उनको हटा दिया गया और इस अवस्था में निपुण कारीगरी उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई और उत्पादन की शक्तियों में विकास हुआ। सामंतवादी व्यवस्था के यहाँ पर उत्पादन स्थापना हुई है। सामंतवादी संबंध भूमिपतियों और भूमिहीन किसानों के मध्य स्थापित हुए थे और इन संबंधों की महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो भूमिहीन कृषक थे उन पर भूमिपति सामंतों का पूर्ण प्रभुत्व था, यानी कृषकों पर, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, सिर्फ वो भूमिपतियों की जमीनों पर खेती किया करते थे, वो भूमिपतियों का उन पर क्या होता था, सामंतों का पूर्ण नियंत्रण हुआ करता था और ये सामंत इन कृषकों का शोषण करते थे और दास प्रथा की तुलना में ये संबंध अधिक प्रगतिशील थे। क्यों? क्योंकि दासों की तुलना में श्रमिकों की स्थिति बेहतर थी और परिश्रम कुछ हद तक अपने श्रम में रुचि लेने लगे थे, यानी काम करने वाले लोग, और दासों से उनकी स्थिति बेहतर थी। उसके साथ साथ इस अवस्था में कृषक जागीरदार कुछ लघु स्तरीय उत्पादन भी करने लगे थे। ठीक है, तो इस सामंतवाद से संबंधित हो गया। तो मार्क्स द्वारा दी गई समाज की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन है मार्क्स द्वारा दी गई समाज की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो आपको इसमें यही आंसर लिखना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसी कुछ नहीं है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है कि इतिहास में समाज का वर्गीकरण, वर्गों का उदय कैसे हुआ, यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्गों का उदय कैसे हुआ या 5 अवस्थाएं कौन सी है, तो यही आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है ना, सबसे पहली अवस्था, 3 अवस्थाओं पर यहाँ पे चर्चा की गई है। पहला है आदिम साम्यवादी अवस्था हो गया। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग की अवस्था जहाँ पे पत्थरों डंडरों का उपयोग किया जाता था, भोजन एकत्रित करते थे, जंगल में वो पेड़ पौधे खाया करते थे, मांस खाया करते थे, ये सभी चीजें वहां पे हुआ करती थी। तो आदिम अवस्था आपको सबको पता है, तो मुझे बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर इस अवस्था में एक दूसरे का शोषण ना होने के 2 कारण थे कि एक तो उत्पादन के साधन अर्थात उपयोग के लिए औजार जो होते थे वो कई तरह किस्म के होते थे, लोग अपनी तरह से बनाते थे, कोई लाठ भाला, कोई लाठी, कोई धनुष, कोई तीर, अपने बनाए हुए औजारों से शिकार करते थे, खुद शिकार करते थे, खुद खाते थे, इसलिए यहाँ पर शोषण नहीं होता था। दूसरा, उत्पादन भी निम्न स्तर का अथवा बहुत कम होता था, केवल जीवन निर्वाह के लिए, खाने पीने के लिए, पेट भर जाने के लिए होता था। ठीक है ना, फिर दूसरा हो गया दास अवस्था, इसमें आ गया। ठीक है, और तीसरा जो है वो हो गया सामंतवादी अवस्था। तो यहाँ पे 3 अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं, किसके, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं पूंजीवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष की तीव्रता। पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं वो वही सब है आपका, कि पूंजीवाद कौन कहलाते हैं और वर्ग संघर्ष किनके बीच में होता है। जो श्रमिक होते हैं उनके बीच में ही वर्ग संघर्ष होता है। ठीक है ना, तो पूंजीवाद पर आधारित व्यवस्था में उत्पादन शक्तियों का प्रमुख लक्षण बृहद स्तरीय उत्पादन है और इस अवस्था में अस्तित्व में आते ही हस्तकला क्षेत्र तथा लघु कृषि का स्थान जो है, यानी कि मजदूरों के द्वारा काम किए कराए जाने के मतलब कराए जाने से पहले मजदूर काम करते थे, तो मजदूर जो श्रमिक होते थे वो हाथों से काम करते थे, छोटे छोटे औजार हुआ करते थे, उनकी बजाय अब जो है विशालकाय फैक्ट्री उद्योगों ने ले लिया था। तो मार्क्स और एंजल्स ने मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी में बताया कि पूंजीवादी उत्पादन शक्तियों ने किस तरह नए आविष्कारों से बड़ी बड़ी आबादियों का नक्शा बदल दिया था, यानी औद्योगिक क्रांति और पिछली 2 शताब्दियों में पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन शक्तियों में इतना अधिक परिवर्तन आया कि जिससे पूर्व के संपूर्ण मानव इतिहास में नहीं आया है। ठीक है, तो उत्पादन की शक्तियों की तीव्र प्रगति ने, यानी कि हर एक नए औद्योगिक चीजों का आविष्कार होना पूंजीवादी उत्पादन के संबंध में योगदान था। और जब नई नई चीजों का आविष्कार होता गया तो श्रम का मूल्य यहाँ पर कम होता गया। ठीक है, पूंजीवादी उत्पादन के संबंध उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों के स्वामित्व पर आधारित थे। उत्पादक अथवा औद्योगिक श्रमिक कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, अर्थात क्या है, किसी जमीन अथवा किसी विशेष फैक्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस व्यवस्था में क्या होता था कि श्रमिक की स्वतंत्रता इस अर्थ में कोई अपनी मनमर्जी से किसी भी पूंजीपति के पास कार्य करने जा सकता है, परंतु वह बुर्जुआ वर्ग से यानी पूंजीपति वर्ग से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं था। उसे काम तो करना ही करना था जीने के लिए। अब जब पहले थोड़े उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते थे क्योंकि श्रम उनसे ज्यादा लेना पड़ता था, जब मशीनें आ गई तो एक ये हो गया कि एक तरह से फोर्स डाला जाता था पूंजीपति
पति लोग डालते थे श्रम पे, मजदूरों पे, श्रम जीवों पे, कि भाई हमारा तो काम मशीनों से हो जाएगा अगर तुम नहीं करोगे तब भी। लेकिन जिंदा रहने के लिए, पेट पालने के लिए जो श्रमिक होते थे उनको काम करना पड़ता था, तो वो कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते थे। तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व न होने के कारण उन्हें अपनी श्रम शक्ति बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता था, क्योंकि जो उत्पादन के जितने साधन थे उस पर किसका अस्तित्व था, किसका स्वामित्व था, पूंजीपतियों का था। और यहाँ पर श्रम बेचने के लिए श्रमपतियों को, यानी कि जो मजदूर होते थे, उनको मजबूर होना पड़ता था, उन्हें किसी न किसी पूंजीपति के पास कार्य करना पड़ता था। इस प्रकार वे शोषण के चक्र से बच नहीं सकते थे। ठीक है, यही आपका कहलाता है क्या, अब पूंजीपति के अंतर्गत वर्ग संघर्ष की तीव्रता। और वर्ग संघर्ष होगा ही जब आप किसी चीज का हद से ज्यादा यूज करेंगे, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आप उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था का तख्ता पलट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो शोषण करते हैं मजदूरों का, उतना उन्हें पैसा नहीं देते जितना होना चाहिए था। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था असमानता, शोषण तथा वर्ग संघर्ष के सबसे उग्रवादी स्वरूप का प्रतीक है, और पूंजीवादी व्यवस्था में ये होता ही है। और यही कारण मिलकर एक समाजवादी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और जिसके कारण एक नई अवस्था का प्रादुर्भाव होता है, और जिसे साम्यवाद कहा गया है। साम्यवाद आता है तो परेशान मत होइएगा, आपको यही लिखना है। ठीक है, तो साम्यवाद शब्द का उद्भव 1830 ईस्वी में हुआ था, और उस समय पेरिस में गुप्त क्रांतिकारी पार्टियों ने साम्यवाद शब्द को अपनाया, और कामगार वर्ग ने पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों के विरुद्ध एक राजनीतिक आंदोलन चलाया। तो पूंजीपतियों के विरुद्ध चलाए गए राजनीतिक आंदोलन को ही साम्यवाद कहा गया। और साम्यवाद समाज का अभिप्राय उस समाज से था जो कामगार वर्ग के, यानी जो श्रमिक वर्ग थे, उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप सामने आने वाला था। ठीक है ना? ओके, चलिए, मार्क्स ने साम्यवाद को समाज का एक विशिष्ट रूप माना है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष एवं क्रांति देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ले लेते हैं। ठीक है ना? तो हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ग संघर्ष एवं क्रांति ले लेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, ओके। सामवाद की प्रमुख विशेषताएं 3 पंक्तियों में लिखी, अभी ऊपर ये पढ़ के आए ही हैं। ठीक है ना? किसको? हम मार्क्स के अलगाववाद की धारणा। तो इन दोनों को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।